पिछले एपिसोड के बाद बहुतों ने पूछा सर साइंस के बारे में तो आपने बहुत अच्छे गेस्ट को बुलाया, सारे हमारे डाउट्स क्लियर हो गए। कॉमर्स में अभी भी कंफ्यूजन चल रही है। कॉमर्स में क्या क्या फील्ड है नहीं पता, कैसे तैयारी करनी है नहीं पता, चार्टर्ड अकाउंटेंसी की प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करें, कौन से लेवल होते हैं, कोई गाइडेंस नहीं है। हमें कॉमर्स ले लिया, चार्टर्ड अकाउंटेंसी डिफिकल्ट लग रहा है, क्या ऑप्शंस हैं, ये सारी कंफ्यूजन आज जिनको 20 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है, पर्टिकुलरली कॉमर्स का, सीए सीएस का, हजारों सीए और सीएस इन्होंने हिसार के अराउंड बना दिए हैं, जो अभी देश में और विदेश में जॉब कर रहे हैं, लाखों करोड़ों रुपए भी कमा रहे हैं। तो आई वेलकम डायरेक्टर ऑफ विशेष कॉमर्स ऑफ एकेडमी मिस्टर सुनील जैन। सो वेलकम सुनील। थैंक यू सो मच सर। आप विशेष एकेडमी ऑफ कॉमर्स चलाते हैं, कितने साल हो गए आपको? विशेष एकेडमी ऑफ कॉमर्स को हमने स्टार्ट किया था 2004 में। 2004 में हमने इसको घर पे स्टार्ट किया था। फिर 2005 में हमने जो हमारा प्रेजेंट लोकेशन है फवारा चौक पे हिसार में, वहाँ हमने शुरू किया था, शिफ्ट किया और तब से हम लोग वहीं पे वर्किंग कर रहे हैं। विशेष एकेडमी ऑफ कॉमर्स नाम से ही पता लग जाता है, हाँ तो कॉमर्स का। सीए कराता है, सीएस कराता है या कोचिंग देते हैं, क्या काम करता है विशेष? देखिए, हम लोग अगर बात करें विशेष एकेडमी ऑफ कॉमर्स के बारे में, तो कॉमर्स फील्ड में बेसिक लेवल से स्टार्ट करके +1 +2 की कोचिंग्स हमारे पास होती हैं, जैसे ट्यूशन क्लासेस, स्कूल कोचिंग दे रहे हैं, स्कूल कोचिंग होती हैं। वहाँ से हम लोग बच्चे का बेस तैयार करते हैं। उसके बाद फिर हम लोग बच्चों को सीए के लिए और सीएस के लिए तैयारी करवाते हैं। ये सीए और सीएस में डिफरेंस क्या है? देखिए, अगर हम लोग बेसिकली देखें तो सीए की जो वर्किंग है वो ज़्यादातर अकाउंटिंग और टैक्सेशन के एरिया में रहती है, और सीएस की जो वर्किंग है वो लीगल एरिया में थोड़ी ज़्यादा है। बट फिर भी देखें तो मार्केट में सीएस के बारे में अवेयरनेस थोड़ी सी कम है अभी बच्चों में, क्योंकि सीए की जो वर्किंग है, सीए की जरूरत हर किसी को पड़ती है, डे टू डे लाइफ में भी पड़ती है। बट सीएस की जो वर्किंग है वो थोड़ी कंपनी लेवल पे ज़्यादा होती है, बड़े लेवल पे जो कॉर्पोरेट्स काम कर रहे हैं वहाँ ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। आम आदमी को ज़रूरत नहीं पड़ती सीएस की, तो थोड़ा सा अवेयरनेस सीएस के बारे में बच्चों को कम रहता है। नहीं, एक बच्चा जिसका अकाउंट्स में इंटरेस्ट है, जिसको अकाउंटिंग में मज़ा आता है, उसको सीए लेना चाहिए या सीएस? देखिए, अगर हम लोग ऐसा बात करें कि सिलेक्शन कैसे करें कि सीए बेटर रहेगा कि सीएस बेटर रहेगा, इसमें 2-3 बातें ध्यान रखनी है। सबसे पहले तो एक बच्चा जिसका हम लोग ऐसा बोलें लॉजिकल जो रीजनिंग पावर है, जिसकी अच्छी है, या जिसका एनालिटिकल इच्छा है, तो उन लोगों को सीए में जाना चाहिए। जनरली हम लोग ऐसी बात करते हैं कि जिनका मैथमेटिक्स अच्छा होगा, क्योंकि जिनका मैथ्स अच्छा है तो उनका लॉजिकल थिंकिंग अच्छा होता है, अच्छा मिलता है, ऐसा कहा जाता है। तभी सभी बनिया कम्युनिटी में मैथ्स कैलकुलेशन अच्छी होती है, लॉजिकल रीजनिंग अच्छी होती है, तभी वो बिजनेस में आते हैं, कह सकते हैं। तभी आप कॉमर्स में हैं? और हाँ, बोल सकते हैं वैसा। और जो बच्चे थ्योरेटिकल पार्ट में स्ट्रॉन्ग होते हैं थोड़े, क्योंकि जब सीएस हम करते हैं तो वहाँ पे प्रैक्टिकल पोर्शन बहुत ज़्यादा नहीं आता है, थ्योरी वाला पोर्शन थोड़ा ज़्यादा रहता है, तो वो बच्चे थोड़ा सा सीएस में ज़्यादा एनरोल करते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि जिसका लॉजिकल पावर ज़्यादा है वो सीएस ना करे, वो बच्चे भी करते हैं, बट फिर भी थ्योरेटिकल वाले बच्चे थोड़ा ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि हम सीएस कर लें। अगर पूरे ऑन ग्राउंड लेवल की बात करें तो करियर किस में अच्छा है, सीएस में या सीए में? देखिए, अगर हम लोग बड़ी सिटी में मूव करते हैं, मान लो हम दिल्ली में हैं, हम फरीदाबाद में हैं, हम गुड़गांव में हैं, तो या अदर किसी मेट्रो सिटी में हैं, तो वहाँ बड़े लेवल पे काम हो रहा है, कॉर्पोरेट्स हैं, तो वहाँ सीएस की वर्किंग भी बहुत है और सीए की वर्किंग भी बहुत है। वहाँ जाने के बाद एक चूज करेंगे, वहाँ जाने के बाद कोई डिफरेंस नहीं है। अगर हम लोग ऐसा बात करें कि ज़्यादा पैसा किस में बनेगा, तो दोनों में बनेगा। लेकिन जब हम छोटी सिटी में आ जाते हैं, Tier 2 Tier 3 सिटी में आते हैं, तो कॉर्पोरेट्स कम होते हैं, तो सीएस की वर्किंग थोड़ी सी कम हो जाती है यहाँ पे, क्योंकि कंपनीज नहीं है। तो छोटी सिटी के अंदर अगर आपका ऐसा मन है कि मेरे को इन फ्यूचर यहीं रहना है, छोटी सिटी में काम करना है, तो हम जनरली सीए को प्रेफर करेंगे फिर। मतलब सीएस अगर आप मेट्रोपॉलिटन सिटी में रह रहे हैं या वहाँ आपका जाने की इच्छा है, वहाँ सेटल होने की इच्छा है, तो आपको सीएस लेनी चाहिए। बाकी तो बच्चे जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी शुरू करते हैं, वो भी मैंने देखा है 90-95% तो मेट्रोपॉलिटन सिटी में ही सेटल होते हैं बाय द एंड। अगर वो सेल्फ प्रैक्टिस में नहीं जाते तो कॉर्पोरेट ही ज्वाइन करते हैं।
हाँ, क्योंकि देखिए कॉर्पोरेट है ही सारा वहाँ पे, तो अल्टीमेटली जो लोग प्रैक्टिस में नहीं है तो फिर अपने जॉब करने के लिए तो इसको मैं वहीं मूव करते हैं। ऐसा कह सकता हूँ कि जिन लोगों को अपनी सिटी में ही रह के काम करना है या अपनी सेल्फ प्रैक्टिस करनी है, बिजनेस करना है, वो चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर सकते हैं। बाकी बच्चे सीएस भी कर सकते हैं, करियर दोनों में ही अच्छा बराबर है और अच्छा है। तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी सीए या सीएस की तैयारी 11 से स्टार्ट होती है इसका फाउंडेशन कुछ, या 11th-12th की नॉर्मल जो एकेडमिक्स हमारी पढ़ाई होती है उसी को हम कंटिन्यू करके 12th के बाद ही सीए या सीएस के बारे में सोचें? देखिए 12th के बाद ही सीए सीएस करना चाहिए। हालांकि कुछ बच्चे कर भी लेते हैं, हम लोग भी, कुछ बच्चे आते हैं सर हमें साथ साथ करना है, तो हम उनको प्रिपेयर करवाते भी हैं। बट ऐसा सच कुछ नहीं है कि साथ साथ करने से बहुत कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलने वाला है। +2 के बाद करेंगे तब भी चलेगा। बट जो बच्चे का मन ऐसा है कि मेरे को इन फ्यूचर सीए करना है, सीएस करना है, तो +2 का जो फंडामेंटल है +1 +2 का, उस पे उसको बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए। अकाउंटेंसी है, इकोनॉमिक्स है, मैथमेटिक्स है, बिजनेस स्टडीज़ है, अगर ये बेसिक स्ट्रॉन्ग होंगे तो आगे सीए करना बहुत आसान हो जाता है फिर बच्चे के लिए। कॉमर्स में जब कोई भी बच्चा कॉमर्स लेता है उसको 2 फील्ड ही नज़र आते हैं। सीएस भी कम, जैसा आपने बताया कि यहाँ पे इसकी अवेयरनेस कम है, सीएस भी कम नज़र आता है। ज़्यादातर बच्चों को ये पता है चार्टर्ड अकाउंटेंसी या बीकॉम, एमकॉम, अगर वो टीचिंग जॉब में जाना चाहे। इसके अलावा कितने और विंग्स कॉमर्स में खुलते हैं? देखिए अगर एक बच्चे ने +2 कॉमर्स पास किया, उसके पास 2 रास्ते हैं फिर जाने के लिए। एक वो डिग्री कोर्स में जा सकता है, एक वो प्रोफेशनल कोर्स में आ सकता है। प्रोफेशनल कोर्स में हम बात करें तो सीए कर सकता है, सीएस कर सकता है, सीएमए कर सकता है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, सीए के जैसा ही कोर्स रहता है। उसके बाद सीएफए आजकल थोड़ा चलन में है। उसके बाद एलएलबी में जा सकता है। एलएलबी क्या है? एलएलबी में जा सकता है, लो कर सकता है बच्चा। और अगर डिग्री कोर्स में हम लोग बात करें तो बीकॉम हो गया, बीबीए हो गया, उसके बाद बीएमएस हो गया, मैनेजमेंट स्टडीज आ जाता है। आजकल बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, बीबीआई भी एक नया फील्ड है, वो अभी चलन में है, मतलब उभर रहा है, वहाँ भी जा सकते हैं। इसके बाद और बहुत सारे ऑप्शन हैं। अगर हम लोग बात करें, गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर सकते हैं, बैंक की खासकर बच्चे तैयारी करते हैं जो कॉमर्स वाले बच्चे होते हैं, तो ऑप्शन बहुत सारे हैं। कॉमर्स को सिर्फ हम ऐसा ना देख के चलें कि +2 कॉमर्स करने का मतलब सीए करना है। सिर्फ 10-20% बच्चा होगा जो सीए में आ रहा है, और बहुत सारे फील्ड हैं और अच्छे फील्ड हैं। थोड़ा सीए में आने का ये रहता है कि सीए का कोर्स कॉस्ट एफिशिएंट है, खर्चा कम है। अगर हम डिग्री कोर्स की बात करें, किसी बड़े कॉलेज में जाते हैं तो 12-15-20 लाख रुपए नॉर्मल एक्सपेंडिचर है किसी भी प्राइवेट कॉलेज की अगर बात करें। तो एक आम आदमी के लिए इतना पैसा लगाना ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। नहीं, एक चार्टर्ड अकाउंटेंसी के लिए भी सोचते हैं कि भाई अगर ये एक पेपर में अटक गए, पास ना हुए तो रह जाती है। बाय चांस, पहले तो ये बताऊं कि इसके लेवल कितने हैं। बाय चांस किसी एक लेवल में एक एग्जाम बच्चे से क्वालिफाई नहीं हो रहा बारी बारी, तो उसके पास कुछ ऑप्शंस रह जाते हैं या नहीं रहते? देखिए अगर हम लोग सीए की बात करें, 3 लेवल्स होते हैं। बेसिक लेवल है सीए फाउंडेशन, जो +2 के बाद स्टार्ट होता है। और एक एवरेज स्टूडेंट जो है, अगर मैं बोलूं कि +2 में 75-80% मार्क्स निकाल रहा है, ये बच्चा इसको बहुत आसानी से क्रैक कर सकता है। आसान है, अगर इसको हम लोग प्रॉपर स्ट्रेटेजी बना के काम करें, ये आसानी से पास हो जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें लेवल 2 जो आता है, सीए इंटरमीडिएट, इसमें 6 पेपर हैं, और पहले के मुकाबले थोड़ा सा लेवल आसान बना दिया गया है बीसीए का। अगर आज से 15-20 साल पहले की बात करें और आज का जो रिजल्ट हम देखें, तो अभी बच्चा आसानी से उसको पास कर पा रहा है। थोड़ा रिसोर्स भी बच्चे के पास ज़्यादा हो गए हैं, बुक्स अवेलेबल हैं, कोचिंग्स अवेलेबल हैं, पहले ऐसा नहीं होता था। अब 2 लेवल करने के बाद फिर 2 इयर्स की ट्रेनिंग है। अब कई बार ऐसा होता है कि सीए फाइनल में जाके बच्चा अटक जाता है, 1 अटेम्प्ट दिया, 2 अटेम्प्ट दिया, नहीं निकल रहा है। अब देखिए इसमें 2-3 बातें देखने की हैं। पहली बात तो अगर फेलियर फेस कर रहा है तो मैं ये नहीं कहूँगी छोड़ दीजिए, पहले वो एक स्टेप बैक लेके चेक करेगी गड़बड़ कहाँ हो रही है। टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है, सिलेबस कवर नहीं हो पा रहा है, जहाँ भी इशू है उसको चेक करे। फिर भी अगर ऐसा लग रहा है कि सब करके देख लिया और नहीं क्लियर हो रहा, पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो उस केस में ऐसा नहीं कि हम लोग निराश हो जाएं, पॉजिटिव वे में चलें। एक तो इंस्टीट्यूट ने, ICAI ने एक सिस्टम बनाया है, एक BAA करके सर्टिफिकेट बना दिया अभी, जिस बच्चे ने 2 लेवल क्लियर कर लिए हैं, सीए फाउंडेशन और सीए इंटरमीडिएट, फाइनल जिसका नहीं हुआ, सर्टिफिकेट मिल जाता है।
उसके बेस पे भी मार्केट में कुछ ना कुछ जॉब अवेलेबल है आज के दिन दैट में। सर्टिफिकेट इज इक्विवेलेंट टू ग्रेजुएशन? हाँ, अभी यूजीसी ने ये बोल दिया है कि अगर किसी बच्चे ने सीए इंटर क्लियर कर लिया है वो इक्विवेलेंट टू ग्रेजुएशन हो गया है। सीए इंटर मतलब फर्स्ट लेवल? लेवल 2। लेवल 2 फाउंडेशन एंड इंटर जब क्लियर हो जाएगा वो इक्विवेलेंट टू ग्रेजुएशन हो गया है। ग्रेजुएशन है, और अगर सीए फाइनल हो गया उसके बाद वो इक्विवेलेंट टू पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया। मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स इज इक्विवेलेंट टू पोस्ट ग्रेजुएशन। यस। तो जब लेवल 2 हो जाता है उसके बाद जॉब ऑप्शंस कितने हैं? देखिए किस लेवल पे जॉब शुरू हो जाती है, कितना होने पैसा के कमा बाद सकता देखिए है? हम ये तो नहीं कह सकते कि देखिए बहुत ज़्यादा ही कुछ बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, बट 50-60,000 रुपीज से इतना स्टार्टिंग हो जाता है पर मंथ। हाँ, इतना पैसा बच्चा आराम से कमा सकता है अगर उसने तो 2 लेवल भी क्लियर कर लिए हैं। हाँ, दैट इज मोर देन, अगर सिंपल बीए करेगा तो वो 15,000 से शुरू करेगा, बट अगर वो लेवल 2 भी सीए का क्वालिफाई करता है तो लगभग 50-60,000 से स्टार्ट कर सकता है। हाँ, और एक चीज़ और है, देखिए जब एक बच्चा नॉर्मल बीकॉम की पढ़ाई कर रहा है और एक बच्चा जब सीए की पढ़ाई कर रहा है तो सीए में वो इतनी मेहनत करना सीख जाता है, चाहे वो सीए में फेलियर हो गया है फिर भी वो इतनी मेहनत करना सीख गया कि वो लाइफ के किसी भी फील्ड में जाएगा तो वो फेल नहीं होने वाला है। इसके बाद और बहुत सारे ऑप्शन बच्चे के पास है, जैसे जीएसटी में कुछ सर्टिफिकेट लेके अपना काम कर सकता है, शेयर मार्केट में काम कर सकता है, तो उसके पास बहुत सारे ऑप्शन है वो ओपन हो जाते हैं। पर बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट खुद आज कहते हैं कि वर्किंग प्रैक्टिस, मतलब डूइंग प्रैक्टिस एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हैज़ बिकम सो डिफिकल्ट। बहुत सारी चीज़ें तो अब ऑनलाइन होगी, आप अपनी आईटीआर खुद फाइल कर सकते हो, जैसे जैसे वो क्राइटेरिया बढ़ता जा रहा है, पहले तो एग्जाम्पशंस थी, अब वो एग्जाम्पशंस निकाल दी, 7 लाख डायरेक्ट है आपका कि आपकी इनकम इतनी है तो आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं है, तो ये बहुत ईजी हो गया। तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी का फ्यूचर, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का फ्यूचर क्या रहेगा? अगर हम लोग सीए की बात करें, जब हम एज ए लेमैन देखते हैं तो हमें लगता है कि सीए का काम है अकाउंट्स मेंटेन करना या टैक्स की रिटर्न फाइल करना। ये बहुत बेसिक लेवल के काम है, ये क्लरिकल लेवल के काम है, सीए का इतना ही काम नहीं है। सीए का काम बहुत वास्ट है, बहुत बड़े लेवल पे काम होता है। देखिए सीए बनने के बाद जनरली 2-3 ऑप्शन हैं हमारे पास। एक तो बच्चा कॉर्पोरेट में जाता है, दूसरा जो गवर्नमेंट सेक्टर है उसमें काम कर सकता है, और कंसल्टेंसी में जा सकता है। तो जब बच्चा सीए फाउंडेशन की पढ़ाई करता है, इंटर की पढ़ाई करता है, उसके बाद जो 2 इयर्स की ट्रेनिंग है वहां पे बच्चे को फोकस करना बड़ा जरूरी है। उस ट्रेनिंग में जो लर्निंग बच्चे की आती है, दिस इज कॉल्ड आर्टिकलशिप। हाँ, जो आर्टिकलशिप है 2 साल की, वहां से असली लर्निंग है वो बच्चे की आती है। उस लर्निंग के बेस पे डिपेंड करेगा वो इन फ्यूचर कितना पैसा बना पा रहा है, क्या करेगा वो। तो जितने भी बच्चे सीए करें, मैं सबको ये कहना चाहता हूँ कि आप जो आर्टिकलशिप करने वाले हैं, कई बार हम ऐसा भी देखते हैं कि कुछ बच्चे ना डमी आर्टिकलशिप कर लेते हैं, मेरे को जान पहचान का सीए है, जाते नहीं है, सिर्फ नाम चला दिया, तो अल्टीमेटली वो सीए करना उसका वेस्ट हो गया है। तो जो लर्निंग प्रैक्टिकल एक्सपोजर उसको मिलेगा ना, वहीं से उसको आगे सब बनने वाला है उसका। लेट्स से कोई बच्चा सीए नहीं करता, सीए उसको एक डिफिकल्ट ऑप्शन लग रहा है, उसके अलावा अगर वो आपने 2-3 ऑप्शंस बताए थे, एक एक ऑप्शन को थोड़ा सा इलेबोरेट कर दो कि उनकी जॉब प्रोफाइल क्या रहेगी। जैसे आपने सीएफए बताया, आपने बीआईएलबी कुछ बताया, तो वो सबका थोड़ा थोड़ा डिस्क्राइब कर दो। कोई बच्चा सीए नहीं करना चाह रहा, स्टिल कॉमर्स में जाना चाह रहा है, तो क्या क्या कर सकता है? देखिए अगर हम लोग प्रोफेशनल कोर्स में ना जाएं, हम सीए में नहीं जा रहे हैं, हम सीएस में नहीं जा रहे हैं, हम सीएमए में नहीं जा रहे हैं, तो हमारे पास ऑप्शन बचते हैं डिग्री कोर्सेज के। नहीं, प्रोफेशनल कोर्सेज के बारे में थोड़ा सा बता। सीए सीएस आपने बता दिया, अब सीएमए क्या है, सीएफए क्या है? सीएमए जो है वो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट है। उसमें क्या रहता है, जो भी मैन्युफैक्चरिंग फर्म होती हैं उनमें कॉस्ट ऑडिट होता है एक। जैसे अभी हम लोग अगर बात करें सीए की, तो वो अकाउंट्स की ऑडिट करता है। सीएस जो है वो सेक्रेटरी ऑडिट करता है, लॉ का ऑडिट करता है वो। ऐसे ही जो कॉस्ट ऑडिट है वो किसी भी मैन्युफैक्चरिंग फर्म के लिए कंपलसरी होता है, और इंडिया में कॉस्ट ऑडिट करने का पावर सिर्फ सीएमए के पास है। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। बस कंपटीशन कितना है इसमें? कंपटीशन तो बिल्कुल भी नहीं है, तो क्योंकि पासिंग मार्क्स चाहिए होते हैं। बट थोड़ा सा जो सीएमए का इंस्टीट्यूट है वो कलकत्ता बेस्ड है, हम इधर नॉर्थ में हैं, तो यहाँ थोड़ा अवेयरनेस कम है। आप हिसार में देखेंगे तो मुश्किल से होगा, कुछ 5-10 बच्चे होंगे जो करने वाले होंगे, वो भी कुछ ऑनलाइन कोचिंग कर रहे होंगे, कुछ कर रहे होंगे। बट आज जो हमारा ये शो देख रहे हैं उनको सीएमए का पता लगा है,
हाँ वो CMA जरूर करेंगे। हाँ जरूर कर सकते हैं, बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसके अलावा CMA के अलावा आपने कुछ CFA की हम बात कर सकते हैं, सर्टिफाइड फाइनेंशियल एनालिस्ट। इसके अंदर ये जनरली ग्रेजुएशन के बाद होता है और इसमें जो स्टूडेंट है पूरा शेयर मार्केट के बारे में सब सीखता है। और जनरली जैसे हम लोग म्यूचुअल फंड्स की बात करते हैं तो म्यूचुअल फंड कंपनीज हो गई, ये इनको हायर करते हैं कि मार्केट में जो पैसा लगाना है, स्ट्रेटेजीज बना के देना। तो ये भी एक बहुत बेहतरीन ऑप्शन है और बहुत बच्चे इसमें जा रहे हैं। और जनरली इसको कौन लोग करते हैं, जो वर्किंग प्रोफेशनल होते हैं। मान लो किसी ने MBA कर लिया, MBA फाइनेंस कर लिया, MBA फाइनेंस करने के बाद वो क्या कर रहा है, CFA कर रहा है, वो अपना एरिया एक्सप्लोर कर रहा है, नई चीज़ें सीख रहा है। तो ये भी आजकल बहुत चलन में है, बट जनरली ये +2 के बाद नहीं होता है, 12th के बाद नहीं कर 12th के बाद नहीं होगा। एक आपने BI LB कुछ बताया था, अभी वो डिग्री कोर्स में जाना पड़ेगा फिर हमें। हम BCom की बात कर रहे थे, हम BBA की बात कर रहे थे, फिर BMS हो गया। एक हमारे पास आएगा बैचलर ऑफ बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। बैचलर ऑफ बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। हाँ, तो जो हमारा बैंकिंग सेक्टर है और जो इंश्योरेंस सेक्टर है, फिर वहाँ पे बच्चे के लिए जॉब अपॉर्चुनिटी ओपन हो जाती है। बट देखो, फिर से मैं कहना चाहूँगा, डिग्री कोर्स में 2-3 प्रॉब्लम आती हैं। पहला, अगर कॉलेज अच्छा नहीं है तो अल्टीमेटली बच्चे को प्लेसमेंट नहीं मिल रहा है। कोई बच्चा लोकल कॉलेज में पढ़ रहा है तो वहाँ वही कल्चर है कि बच्चे ने रट्टा लगाया, एग्जाम लिखा, डिग्री मिल गई, सीखा नहीं उसने। दूसरा, फाइनेंशियल इशू हो सकता है, क्योंकि अगर किसी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला तो जो प्राइवेट कॉलेज है उनकी फीस थोड़ी ज़्यादा है, 15 से 20 लाख की रेंज करता है, जो एक आम इंसान के लिए थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तीसरा, कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चे ने कोई टेस्ट क्लियर किया, एडमिशन भी मिल गया अच्छी जगह पे, बट कई बार ना फैमिली अलाउ नहीं करती बच्चे को बाहर जाने के लिए, कि घर से बाहर नहीं भेजेंगे, हिसाब में रहेंगे, आप पढ़ाई कर लीजिए। तो 2-3 छोटी छोटी प्रॉब्लम है। देखिए, फाइनेंस देखना पड़ेगा, टेस्ट पास करने पड़ेंगे, घर वाले अलाउ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। उसके बाद हम डिग्री कोर्स में अगर जा रहे हैं तो अच्छा ऑप्शन हो सकता है, बढ़िया प्लेसमेंट है। ठीक है। अब CA और CS, मैं पर्टिकुलरली इसकी की बात करूंगा एक बार दोबारा से। CA और CS, अगर किसी बच्चे ने चार्टर्ड अकाउंटेंसी शुरू कर ली बट उसको बाद में लेवल 1 के बाद रियलाइज होता है कि मुझे CS में जाना चाहिए, तो क्या जा सकता है, वो स्विच कर सकता है? ऐसे नहीं, ऐसे बीच में स्विच करने का ऑप्शन नहीं है, उसको CS स्टार्टिंग से ही करना पड़ेगा, फिर स्क्रैच से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल। और जो बच्चे अपनी हिम्मत खो देते हैं बीच में चार्टर्ड अकाउंटेंसी करते हुए, उनको अपनी हिम्मत कैसे बना के रखनी चाहिए? देखिए, जब कोई बच्चा CA स्टार्ट करता है, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, देखो, CA कोर्स सबके लिए नहीं बना है। इसको करने के लिए एक मिनिमम लेवल का पोटेंशियल चाहिए। इसीलिए जब हम लोग विशेष एकेडमी ऑफ कॉमर्स पे एडमिशन लेते हैं CA के लिए, तो पहले हमारा एक बेसिक टेस्ट होता है जिसमें हम बच्चे का IQ लेवल चेक करते हैं। अगर हमें लगता है कि इसका IQ लेवल ओके है तो ही हम लोग उसको रिकमेंड करते हैं कि आपको CA करना चाहिए। तो अगर IQ लेवल बहुत डाउन है और किसी ने बोल दिया या कहीं से उसने सुन लिया कि मुझे CA बनना है, ज्वाइन कर लिया, अल्टीमेटली देखो वो डिफिकल्टी फेस करने वाला है। दूसरी बात, CA की जो जर्नी है वो थोड़ी लंबी है, 4 साल का समय लगता है। तो इसमें हम बच्चों को कैसे गाइड करते हैं कि बारी बारी आपको उस बात को याद करना है कि आपने क्या सोच के CA ज्वाइन किया था। जो बड़े गोल हैं उसको छोटे टास्क में हम लोग तोड़ें, उसको छोटे छोटे काम को पूरा करें, उसको सेलिब्रेट करें। मान लो हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया, उस चैप्टर को जब हमने कंप्लीट कर लिया, हमें लगा कि हाँ अब हमें आ गया, अब उसको सेलिब्रेट करें। तो उससे क्या होता है कि एक मोरल आपका हाई रहता है। तो छोटे छोटे मोटिवेशन, छोटी छोटी चीज़ें, देखो, एक जब बड़ा पहाड़ जैसा काम दिखाई देता है तो मन डर जाता है कि पता नहीं कैसे होगा। जब उसको छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं तो मन उसको बड़े आसानी से पकड़ के पूरा कर लेता है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा, देखो, CA कोई मुश्किल काम नहीं है, ये दिखने में बहुत बड़ा है। इसको स्टेप बाय स्टेप लगन से अगर बच्चा छोटे टास्क में अगर तोड़ लो तो ये आसान है और बहुत आसानी से हो जाता है। मतलब मुझे पता नहीं लोग क्यों कहते हैं कि CA बहुत मुश्किल है, हमारे तो सारे बच्चे पहली बार में पास कर जाते हैं। अभी हमारा सितंबर का रिजल्ट आया था, पूरा बैच हमारा पास है, हरियाणा का टॉपर हमने निकाला है। तो वो स्ट्रेटेजी से काम होता है, ऐसा नहीं कि बस ठीक है बच्चे ने आया, फीस दिया, क्लास दे दी। देखिए, जैसे एक माँ बाप छोटे बच्चे को जब वो चलना स्टार्ट करता है, हाथ पकड़ के चलना सिखाता है, सेम मैं मेरे बच्चों को जब वो CA फाउंडेशन में आता है उसका हाथ पकड़ के उसको चलाता हूँ। फाउंडेशन पास करेगा, इंटर पास करेगा, उसकी ट्रेनिंग करवाऊंगा, उसका फाइनल की तैयारी होगी, उसकी प्लेसमेंट करवाऊंगा। जब तक वो उसकी जेब में पैसा आना स्टार्ट नहीं हो जाएगा ना, तब तक मैं उसके साथ उसका हाथ पकड़ के चलता हूँ।
तो इस लेवल पे काम होता है। देखिए, एक बच्चा जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्स्ट टर्म में क्लियर कर गया, आपको लगता है इसका एनालिटिक्स बहुत अच्छा है, लर्निंग बहुत अच्छी है, सभी चीजें बहुत अच्छी हैं, फिर भी वो प्लेसमेंट नहीं ले पाता कई बार, कौन सी एक ऐसी चीज आपको खलती है कि ये इन बच्चों में खामी है जो इनको इम्प्रूव कर लेनी चाहिए ताकि जॉब्स आसानी से ले पाए? देखिए, अब जनरली क्या होता है, आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है कि कुछ कुछ बच्चे ना ऑनलाइन क्लास भी ले लेते हैं। देखिए, सीए करने का मतलब ये नहीं है कि आपने पेपर पास कर दिया, आपके मार्क्स आ गए और आपको अच्छा प्लेसमेंट मिल जाएगा। सीए करने के साथ आपके पास जो नॉलेज है उसको अप्लाई कैसे करना है, आपका नेटवर्क कितना बड़ा है। देखिए, मैं सिर्फ सीए की बात नहीं कर रहा, मैं किसी भी बिजनेस की बात कर रहा हूँ। जब तक हमारा नेटवर्क बड़ा नहीं होगा, जितना बड़ा हमारा नेटवर्क है उतना ही बड़ा हमारा बिजनेस है, चाहे वो छोटी किराने की दुकान है और चाहे वो कोई भी बिजनेस है। तो सीए के अंदर भी जब हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं तो हम सिर्फ किताबें नहीं पढ़ाते, हम बच्चे को सिखाते हैं कि सीए बनने के बाद एक्चुअली में हमें करना क्या है। अब बहुत बार तो ऐसा होता है कि ऐसे बच्चों को मैं देखता हूँ, उसने सीए फाउंडेशन पास कर दिया, सीए इंटर पास कर दिया, उसको अब ये भी नहीं पता होता कि सीए बनने के बाद मैं जॉब कहाँ करूँगा जाके, वो सिर्फ किताबें पढ़ने में लगा हुआ है, उसकी वर्क प्रोफाइल क्या रहेगी उसको नहीं पता। उसको ये नहीं पता कि एक्चुअल में होने क्या वाला है। तो हम हमारे बच्चों को सीए फाउंडेशन में, सीए इंटर में ये सब बातें सिखाते हैं। जब वो ट्रेनिंग में जाता है तब वो अपने उन चीज़ों पे काम करता है, तो प्लेसमेंट की प्रॉब्लम आती ही नहीं है फिर। नहीं, चार्टर्ड अकाउंटेंसी के साथ साथ ऐसा कौन सा स्किल है जो उनको डेवलप कर लेना चाहिए, या सीएस के साथ साथ कौन सा एक ऐसा स्किल है जो उनको डेवलप कर लेना चाहिए प्लेसमेंट के लिए या करियर में आगे ग्रो करने के लिए? देखिए, सबसे जो ज़रूरी चीज़ है मैं समझता हूँ वो है बच्चे का कम्युनिकेशन स्किल। वो तो हम कराते हैं। हाँ, तो देखिए, एकेडमिक स्किल होना वो उसका नॉलेज है, लेकिन उसको मार्केट में जाके सेल करना अपने स्किल को, जब तक वो सेल करना उसको नहीं आएगा। देखिए, जितने भी बिजनेस चल रहे हैं, चाहे वो गुड्स है, चाहे वो सर्विस है, चाहे मैं पढ़ा रहा हूँ, चाहे आप पढ़ा रहे हैं, अल्टीमेटली सेल हो रहा है। हम अपनी स्किल को सेल कर रहे हैं, मेरे को पढ़ाना आता है, मैं मेरी स्किल को सेल कर रहा हूँ, और अगर मुझे सेल करना नहीं आएगा तो अल्टीमेटली काम नहीं बनेगा। तो सीए करने के दौरान हम बच्चे को यही सिखाते हैं कि आप एकेडमिक स्किल तो आपने ले लिया, नॉलेज तो ले लिया, बट इसको मार्केट में जब आपको बेचना नहीं आएगा तो पैसा आप कैसे कमाओगे। देखो, अगर हम सीए कैटेगरी की बात करें, कुछ सीए ऐसे हैं जो महीने के 2-2.5-3 लाख रुपए कमा रहे हैं, और कुछ सीए ऐसे भी हैं जो महीने के 50 लाख कमा रहे हैं। तो एक डिफरेंस क्रिएट हो गया वहाँ पे। तो वो क्यों हुआ? वो उसका जो कम्युनिकेशन स्किल है, उसका जो नेटवर्क है, उसी से ही बात बनती है। हाँ, एक SHRM एक एसोसिएशन है, ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने एक सर्वे किया, एक कंपनी $65 मिलियन का नुकसान उठाती है हर साल जस्ट बिकॉज लैक ऑफ कम्युनिकेशन। हाँ, बिल्कुल। और वारन बफेट कहते हैं, अगर आप आज जैसे भी हैं, अगर सिर्फ अपने कम्युनिकेशन को अच्छा कर लें तो आप अपने आप से 50% बेहतर हो जाएंगे। आपका एटीट्यूड से कैसा भी हो, आपका नेचर कैसा भी है, एनालिटिक स्किल्स कैसे भी है, सिर्फ कम्युनिकेशन। सो दैट इज वे इम्पोर्टेंट। बहुत सारे इंजीनियर जो IIT पास कर जाते हैं बट जॉब नहीं लगती, कम्युनिकेशन से कॉन्फिडेंस भी कम हो जाता है। वो एक स्किल। तो क्या चार्टर्ड अकाउंटेंसी या CS के अंदर कोई करिकुलम के अंदर भी ये चीज़ें हैं? नहीं, अभी फ़िलहाल ऐसा तो नहीं है। हाँ, ऐसा होता है जब हम लोग CA में, CS में ट्रेनिंग वाले पोर्शन में जाते हैं तो कुछ टाइम के लिए उनको कुछ क्लासेज मिलती हैं जिनमें हम काम करते हैं कम्युनिकेशन के ऊपर, बट एज सच करिकुलम का कुछ पार्ट नहीं है कि हम जब CA फाउंडेशन या इंटर या फाइनल को पढ़ाएंगे उसमें कुछ सब्जेक्ट हो गया, ऐसा तो हमारे कोर्स में नहीं है। तो बच्चों को मैं कहना चाहूँगा कि जब वो CA कर रहा है या CS कर रहा है तो साथ साथ में अपने कम्युनिकेशन वाले पार्ट के ऊपर काम करना बड़ा ज़रूरी है। वो अभी तक किसी भी कोर्स का पार्ट नहीं है, इवन IIT में भी पार्ट नहीं है, वो MBA में भी वो पार्ट नहीं है, बट MBA में फिर भी बहुत सारी प्रेजेंटेशंस होती हैं किड्स जी। बट ये वाले शायद ये कम्युनिकेशन, प्रेजेंटेशन, पब्लिक स्पीकिंग का पार्ट तो हर एक कोर्स में होना चाहिए। तो ये आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जब आपके पास एक बच्चा तैयारी कर रहा है तो आप उसको वहीं पे तैयारी करवाओ उसकी। हाँ, देखिए, जनरली क्या होता है, वैसे तो हम कुछ ना कुछ चीज़ें करते हैं इसके लिए भी, बट CA में सिलेबस ना बहुत वास्ट सिलेबस है। तो ये जो 2 इयर्स का ट्रेनिंग वाला टाइम आता है ना,
इस वाले टाइम पीरियड में बच्चे को इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। हालांकि हम सीए फाउंडेशन के दौरान, सीए इंट्री के दौरान क्लास प्रेजेंटेशन बच्चों से करवाते हैं, इवन बच्चे आके भी पढ़ाते हैं क्लास को, तो स्टेज फियर उनके बच्चों का कम होता है। बट अगर हम पर्टिकुलरली बात करें, जैसे आप लोग जब कम्युनिकेशन सिखाते हैं तो वो एक प्रॉपर आपका एक करिकुलम है कि इस तरह से आपको काम करना है, तो वो तो एक एड ऑन बच्चों के पास होना ही चाहिए। और 11th-12th में जो बच्चे पढ़ाई करते हैं, जब अभी जब ये पॉडकास्ट हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसको जनवरी में रिलीज़ होगा, ये फैब में, तो आप लोगों के 12th के एग्ज़ाम या तो शुरू हो चुके होंगे या होने वाले होंगे। तो अगर किसी व्यक्ति को जस्ट पहले ये देखने को मिल जाए, तो 12th का बच्चा जो कॉमर्स में है, जो तैयारी कर रहा है, तो उनको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, अभी तो फिलहाल सिर्फ और सिर्फ जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं, अकाउंटेंसी है, इकोनॉमिक्स है, बिजनेस स्टडीज़ है, उसी पे ही बच्चे को ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि अभी एग्ज़ाम का टाइम है, लास्ट के 2 महीने बच्चे हैं बच्चों के पास, तो अभी और कुछ नए चक्कर में नहीं पड़ना है। सिर्फ और सिर्फ अपना जो +2 का एकेडमिक है उसी पे फोकस करना है सिर्फ। और +2 के बाद जब वो CS या CA या CFA ये कोर्स CMA कोर्स शुरू करना चाहता है, तो उसके क्या क्या स्टेप्स हैं? ये कब कब इनके एग्ज़ाम होते हैं, कैसे एनरोलमेंट होता है, कैसे कर सकते हैं? देखिए, अगर हम लोग CA की बात करें तो 1 ईयर में 3 टाइम एग्जाम कंडक्ट करता है ICAI। सबसे पहले अभी सितंबर अटेम्प्ट बन सकता है लेवल 1, उसके बाद फिर जनवरी में होता है, उसके बाद फिर मई में होता है। तो जो बच्चे अभी +2 की तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों को सितंबर 25 का अटेम्प्ट देने के लिए तैयार रहना चाहिए। उसके लिए मार्च में एग्जाम खत्म होंगे बच्चों के, हम अकेडमी पे 1 अप्रैल से हमारी क्लासेस शुरू करेंगे, तो 1 अप्रैल से लेके सितंबर में फिर वो बच्चा अपना इनका रजिस्ट्रेशन कहाँ पर होता है? मतलब जब वो CA एग्जाम की तैयारी कर रहा है बच्चा, ICAI में रजिस्ट्रेशन होगा, ऑनलाइन होता है। ऑनलाइन होता है? हाँ। उसका कितना फीस रहता है? उसकी फीस 9,000 रुपीज़ रहती है। पूरी CA में हम ICAI को कितना फीस देते हैं? आप मान के चलिए अप्रोक्स 50,000 सिर्फ। हाँ, मतलब 4 साल में या 5 साल में टोटल खर्चा 50,000 रुपये का आएगा, और बाकी अगर वो घर पे तैयारी कर रहा है तो सिर्फ 50,000 ही लग रहे हैं। जी बिल्कुल। अगर किसी एकेडमी पे आप लोगों की हेल्प से कर रहा है तो वो तो आपको भी ये बहुत एक्सपेंसिव नहीं है। अगर हम डिग्री कोर्स के बारे में बात करें, प्राइवेट कोर्स की फीस 15 से 20 लाख रुपए है। अगर CA करने की बात करें तो बच्चा 2-2.5-3 लाख रुपए में पूरा CA कंप्लीट हो जाता है। 3 से 4 साल का खर्चा, जिसमें ICAI को भी दिया और एक कोचिंग फीस भी आ गया है, बुक्स का खर्चा भी आ गया है, रजिस्ट्रेशन फीस भी आ गई है, सब कुछ इंक्लूड हो जाता है इसके अंदर। मतलब एक कॉस्ट इफेक्टिव भी है। जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए भी ये बहुत अच्छा कोर्स है, उनको भी करना चाहिए। और CS में कितना एक्सपेंस आता है? CS का एक्सपेंडिचर CA के मुकाबले थोड़ा हल्का कम है, बहुत डिफरेंस तो नहीं है। हम मान के चलें तो विद इन 2 लाख के अंदर अंदर पूरा कोर्स है वो कंप्लीट हो जाता है, विद रजिस्ट्रेशन फीस, विद कोचिंग फीस, विद बुक्स, सब कुछ इसके अंदर इंक्लूड हो जाता है। और CS को करने में कितना टाइम लगता है? अगर इसको हम पहली बार में करके चलें तो अप्रोक्स 3 ईयर में कंप्लीट हो जाता है। 3 ईयर। और ट्रेनिंग कब होती है इसकी? ट्रेनिंग का इसका प्रोसीजर थोड़ा डिफरेंट है CA के मुकाबले, या तो CA के जैसा भी कर सकते हैं कि 2 लेवल क्लियर हमने किए, फिर ट्रेनिंग किया, फिर फाइनल करेंगे। इवन इसमें ऐसा भी कर सकते हैं कि पहले हमने CS एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल और EET जो 3 लेवल हैं हमारे, तीनों क्लियर हो गए, उसके बाद भी ट्रेनिंग कर सकते हैं। मतलब इसमें कंपलसरी नहीं है कि लेवल 3 से पहले आपको ट्रेनिंग करनी है, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंसी में कंपलसरी है, CA में वो कंपलसरी है कि आप। और आपको हिसार के बच्चों में ऐसा क्या लगता है? आप हिसार में इंस्टीट्यूशन चला रहे हैं, आपके आसपास के बच्चे आते हैं, आसपास हिसार एक एजुकेशन हब है, यहाँ पे भिवानी से, सिरसा से, डबवाली से, राजस्थान से भी बच्चे आ रहे हैं, पंजाब के काफ़ी एरिया से बच्चे आ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो हमारे इस नॉर्दर्न के बच्चे और पर्टिकुलरली जो हरियाणा बॉर्डर के बच्चे हैं, राजस्थान बॉर्डर है, पंजाब बॉर्डर के, उनमें कौन सा एक ऐसी चीज़ है जो मिसिंग है जिस कारण से वो बहुत सारी चीज़ों को करने में कैपेबल नहीं हो पाते? गाइडेंस हो सकती है, वो कौन सी आपको ऐसी चीज़ लगती है कि उनके पास होनी चाहिए सही समय पर? देखिए, सबसे पहले तो अगर मैं बोलूं तो जो 10th क्लास के बच्चे हैं उनका एक करियर अवेयरनेस प्रोग्राम कॉमर्स की फील्ड को लेके होना चाहिए। जनरली ऐसा मार्केट में नहीं होता। साइंस के बहुत सारे सेशंस होते हैं, क्योंकि साइंस की जो मार्केट है वो बहुत बड़ी है, बहुत सारी इंस्टीट्यूशंस हैं। तो और दूसरा क्या होता है कि जो बच्चा 10th क्लास में है वो साइंस का टीचर तब भी उसके साथ टच में होता है,
कॉमर्स का टीचर सीधा +1 में उसके साथ टच में आता है। तो 10th लेवल पे पहले तो बच्चों को ये अवेयर करने की ज़रूरत है कि कॉमर्स एक बहुत अच्छा फील्ड है, इसमें बहुत सारे करियर ऑप्शन हैं, ये कॉस्ट इफेक्टिव है। डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे देश के प्रधानमंत्री, और जिन्होंने हमको इकोनॉमिक क्राइसिस से बचाया 1992 में वेट को लाए थे वो, और 2008 में जब पूरा वर्ल्ड इकोनॉमिक क्राइसिस में था, जब पूरे वर्ल्ड में मंदी थी, हमारा भारत बचा हुआ था। सो डॉक्टर मनमोहन जी भी इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से हैं, तभी हमारे वो 1992 में फिनेंस मिनिस्टर थे। तो कॉमर्स का फील्ड बहुत बड़ा है, तो आप इसको चूज करो। सब कुछ डॉक्टर बनना और इंजीनियर बनने में नहीं होता। आप 20 ऐसे डॉक्टर्स को उठा लो या 20 ऐसे इंजीनियर को उठा लो, और फिर 20 कोर अगर आप कॉमर्स वाले लोगों को उठाओगे तो आपको वो भी बहुत अच्छे लेवल पे मिलेंगे। तो इस तरीके से कौन से कोर कोर्स में जा सकते हैं, जैसे इकोनॉमिक्स ऑनर्स है, या कौन कौन से ऑनर्स वाले फील्ड इसमें निकल जाते हैं कॉमर्स से? देखिए, अगर हम लोग 12th के बाद बात करें तो बीकॉम ऑनर्स जनरली बच्चे करते हैं, और जिनका इंटरेस्ट इकोनॉमिक्स में है तो वो फिर इकोनॉमिक्स ऑनर्स करते हैं, या स्टैटिस्टिक्स के अंदर भी वो अपना ग्रेजुएशन है वो कर सकते हैं बच्चे। क्या है इकोनॉमिक्स ऑनर्स में ग्रोथ है? देखिए, हम अगर सीए के मुकाबले बात करें, सीएस के मुकाबले बात करें, या एमबीए के मुकाबले बात करें, उतना तो इंडिया में नहीं है, बट जॉब हैं, बहुत सारी हैं। गवर्नमेंट जॉब भी हैं, एनालिस्ट की जॉब होती हैं, सर्वेयर्स की जॉब होती हैं, तो डिपार्टमेंट में जॉब निकलती हैं बहुत सारी, बट एज कम्पेयर टू अदर कोर्सेज थोड़ा सा कम है। सीएस के मुकाबले कम है, बाकी जॉब्स हैं, अच्छे हैं। अगर कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट है तो अच्छा निकल सकता है। बिल्कुल। कौन सा कॉलेज कॉमर्स के लिए अच्छा है इन केस कोई डिग्री के लिए जाना चाहे हमारे? अगर हम नॉर्दर्न इंडिया में बात करें, सबसे ऊपर नाम तो एसआरसीसी का आता है। उसके बाद हंसराज कॉलेज भी अच्छा है, गर्ल्स के लिए गार्गी कॉलेज है, लेडी श्री राम, हाँ लेडी श्री राम हो गया, हिंदू कॉलेज है, मिरांडा हाउस, हाँ। तो काफ़ी सारे, मतलब अगर हम लोग देखो डिग्री कोर्स की बात करें और डीयू में जाना चाह रहे हैं, तो टॉप 5-6 कॉलेज अगर बच्चे को मिल रहे हैं तो उनको हम अच्छा मानते हैं कि वहाँ से बढ़िया प्लेसमेंट बच्चा लेकर निकलेगा। 12th के बाद भी एक एग्जाम है, अभी कॉमन एक टेस्ट होता है एडमिशन लेने की, CUET का टेस्ट होता है। तो कॉमर्स का बच्चा CUET की तैयारी कैसे करेगा और कैसे कॉलेज में जाएगा? देखिए, अगर हम लोग बात करें CUET के लिए, उसमें 2 एग्जाम रहते हैं। CUET की बात करें, एक डोमेन रहता है जिसमें बच्चे ने जो सब्जेक्ट पढ़े होते हैं वो पूछा जाता है। अगर बच्चे ने +1 +2 को बहुत अच्छे लेवल पे किया है तो अल्टीमेटली वो समझ लीजिए उसने तैयार कर लिया, बहुत अलग से प्रिपरेशन की जरूरत नहीं है। ये इस बात पे गौर करना, पॉइंट टू बी नोटेड। CUET की कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के जंजाल में मत फंसो, अपने ही स्किल्स को बेहतर कर लो। 11th 12th के सिलेबस को आपने अच्छे से किया है तो CUET के ऊपर आप कोई एकेडमी ज्वाइन करने की आपको ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ मैं कॉमर्स के लिए नहीं कह रहा, बीइंग अ काउंसलर मैं आपको हर फील्ड के लिए कह रहा हूँ। CUET का एग्जाम कभी भी आपके 12th के सिलेबस से बाहर का नहीं आएगा। पैटर्न पता करने के लिए अब तो 2-3 साल से चल रहे हैं, 2 साल से एग्जाम हो रहे हैं, आप उनको ऑनलाइन डाउनलोड करो, आपको पास्ट के पेपर मिलेंगे, उनको करके देखो, पता लग जाएगा। सिर्फ इंस्टीट्यूट और अकेडमीज को ज्वाइन करने में आप उनका धंधा बढ़ाते हो, उनकी गाड़ियां अच्छी दिलवाते हो, उनके बंगले अच्छे बनवाते हो। थोड़ा सा माइंड यूज करो। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, मुझे लगभग 40 से 50 इंस्टीट्यूट जो लोग चला रहे हैं उन्होंने कही है। वो कहते हैं सर CUET शुरू करने का मन नहीं करता हमारा वो कोचिंग का, क्योंकि हमें उसमें वर्थ नहीं लगती। तो आप भी ऐसे जंजाल में मत फंसो, 11th 12th को अच्छे से करो। बट इसमें से 2 पार्ट हैं, जैसे मैं बात कर रहा था, जो डोमेन का पोर्शन है, लेकिन कुछ कुछ पोर्शन इसमें कंपटीशन वाला आता है। उसमें थोड़ा रीजनिंग आता है, थोड़ा हल्का फुल्का मैथमेटिक्स आता है, थोड़ा करंट अफेयर आ जाएगा। तो वो वाला जो पोर्शन है उसके लिए थोड़ा सा बच्चे को प्रिपरेशन करना पड़ता है। बट ऐसा नहीं है कि इसमें हमें 1 साल के लिए 2 साल के लिए कोई अकेडमी ज्वाइन करनी है। इसको अगर बच्चा 1 महीना 1.5 महीना भी काम कर रहा है तो अल्टीमेटली वहाँ से वो चीज़ें कवर हो जाती हैं। तो आपने मुझे बताया CUET के लिए बहुत स्पेशल कोचिंग के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा समय नहीं लगाना, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव कोचिंग्स के लिए भी इसमें नहीं फंसना चाहिए। तो क्या आप CUET में बच्चों की हेल्प कर देते हो? देखिए, जो डोमेन वाला पोर्शन है, जिस बच्चे ने मेरे पास +1 और +2 की कोचिंग की है तो ये समझ लीजिए उसकी CUET की कोचिंग ऑलरेडी हो गई है, उसको अलग से डोमेन की कोचिंग करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ जो उसका कॉम्पिटिटिव पार्ट है उसके ऊपर अगर वो 1 महीना
30 दिन 40 दिन वो लगा लेता है, मोर देन सफिशिएंट है। जिसमें रीजनिंग और मैथमेटिक्स, क्या ये रीजनिंग मैथमेटिक्स हर सीयूटी एग्जाम में आता है? कोई साइंस का बच्चा होगा उसमें भी आएगा? नहीं, उसमें अलग अलग कोर्सेज के लिए। बट कॉमर्स में आता है? हाँ, कॉमर्स में रहता है। जिसने इकोनॉमिक्स ऑनर्स करनी है, क्या उसके पास मैथमेटिक्स होना जरूरी है 12th में? वो डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी के ऊपर कि बच्चा कहाँ से कर रहा है। डीयू कहता है कि मैथमेटिक्स होना हाँ, जरूरी कुछ जैसे डीयू ये कहता है कि अगर आपके पास मैथमेटिक्स नहीं है तो वो बीबीए के लिए एडमिशन नहीं देते हैं कुछ कॉलेज। तो वो कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करती हैं ये चीज़ें। आउट ऑफ इंडिया तो आप एमबीबीएस नहीं कर सकते, नर्सिंग नहीं कर सकते जब तक आपके पास 11th-12th में मैथ्स ना हो। जी। तो ऐसा यहाँ पे बीबीए और इकोनॉमिक्स ऑनर्स में है, पर्टिकुलर कुछ यूनिवर्सिटीज में। जी। तो कुछ यूनिवर्सिटीज बिना मैथमेटिक्स के भी एडमिशन दे देती है। चलो सर, थोड़ा सा क्विक, हम अभी रैपिड फायर राउंड करूंगा, आपने फटाफट उनका बताना है। सीए और सीएस, अगर बड़ी सिटी में जाना है तो सीएस, अदरवाइज सीए तो सब जगह है ही। सेल्फ प्रैक्टिस करनी है तो सीएस। बिजनेस और जॉब? बिजनेस, क्योंकि जो पैसा बिजनेस में हो सकता है वो जॉब में कभी भी नहीं हो सकता। जो बाकी सबकी अपनी अपनी चॉइस है, सेटिस्फेक्शन लेवल है। 11th-12th में ट्यूशंस लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? ये भूल के कि आप नहीं, देखिए ट्यूशन से क्या होता है, एक्चुअली हमारा जो स्कूल का कल्चर है ना, उसमें बहुत सारी छुट्टियां आती हैं। इवन जैसे अभी विंटर वेकेशन चल रही हैं, प्री बोर्ड्स चल रहे हैं, तो लास्ट के टाइम में आके ना थोड़ा सा अगर बच्चा ट्यूशन पे है तो हेल्प मिलता है बच्चे को। नहीं तो रश हो जाता है, फिर मार्क्स में सफर करता है। बिल्कुल। तो वो ट्यूशन मतलब गाइडेंस के लिए और छुट्टियों ना हो। देखिए, मैं ये नहीं कहना चाहूंगा कि ट्यूशन कंपलसरी है, बट ट्यूशन हमेशा बच्चे को प्लस तो करता है मार्क्स में। अगर आप थोड़े से वीक हैं तो एक हेल्प भी मिलती है। बिल्कुल। जो बच्चा सीए करना चाहता है 11th-12th में, उसको किस चीज पे ध्यान रखना है? एक लाइन। अकाउंटेंसी पे। सीए में कितनी देर पढ़ना पड़ता है? देखिए, सीए में कितनी देर पढ़ना पड़ेगा, ये सही क्वेश्चन नहीं है। अल्टीमेटली सीए में प्रोडक्टिव कितना टाइम हम दे रहे हैं। एक स्टूडेंट ऐसा भी होगा जो उतने ही काम को 2 घंटे में कर रहा है, एक स्टूडेंट उसी काम को 6 घंटे में कर रहा है। एक एवरेज स्टूडेंट कितनी देर पढ़ता है? देखिए, अगर मैं मेरे स्टूडेंट की बात करूं, हम हमारे स्टूडेंट को सीए फाउंडेशन लेवल में ही इतना तैयार कर देते हैं कि आप उसको 10 घंटे 12 घंटे 15 घंटे पढ़ने के लिए बोलेंगे, बोलेगा बहुत मजा आ रहा है। मतलब 10-12 घंटे पढ़ना पड़ता है? हाँ, इतना टाइम। देखिए, 7 to 8 आवर्स मोर देन सफिशिएंट है, बट हमारे बच्चे ऐसे हैं वो सारा दिन ही पढ़ते रहते हैं, तो उनको बहुत मजा आता है पढ़ने में। मतलब आप ये कह रहे हैं कि 8 घंटे तो पढ़ना ही पड़ेगा। बिल्कुल। 3-4 घंटे की आपकी अलग से कोचिंग रह गई तो 12 घंटे पे वो भी आ जाता है कि पढ़ना पड़ता है। बिल्कुल। एटीट्यूड कैसा होना चाहिए उसका? मोबाइल फोन पे रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए? देखिए, जनरली हम तो बच्चों को ये कहते हैं कि मोबाइल आपके पास होना ही नहीं चाहिए। तो दूर तो रख नहीं सकते हम मोबाइल का? मतलब आज के दौर में हम उनको ये नहीं कह सकते मोबाइल छोड़ दो, बहुत सारी चीज़ों के लिए ज़रूरी है, टच में रहने के लिए ज़रूरी है, ग्रुप्स के लिए ज़रूरी है। हाँ, बट उसका जो यूज है, देखो वो तो बच्चे को सेल्फ डिसिप्लिन होना पड़ेगा। देखिए, जो सिर्फ हम मोबाइल की बात नहीं कर रहे हैं। एक बच्चे ने गोल सेट किया, मेरे को सीए बनना है, मेरे को ये पोजीशन पे जाना है, उस पोजीशन पे पहुंचने के लिए जो जो चीज़ें उसके रास्ते में रुकावट बन के आएंगी वो सारी उसको छोड़नी पड़ेंगी। ये सिर्फ मोबाइल की बात नहीं है, और ये मैं सिर्फ स्टूडेंट लाइफ की बात भी नहीं कर रहा हूँ, ये मैं आपकी बात भी कर रहा हूँ, ये मैं मेरी बात भी कर रहा हूँ। अगर मेरे को मेरा गोल अचीव करना है, उसमें जो भी रुकावट है वो अगर मैं नहीं छोड़ रहा हूँ, उसमें मैं उलझ गया तो अल्टीमेटली मैं। चलो आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ, एलन मस्क पूरे दिन में कितना मोबाइल यूज करता होगा? उसका स्क्रीन टाइम क्या होगा पूरे दिन का? मुझे कुछ आइडिया नहीं है, फिर भी हो सकता है कि 2 घंटे 3 घंटे। आप सरप्राइज हो जाओगे अगर आप उनका स्क्रीन टाइम देखो, पूरे वीक का 4 मिनट। ये उन्होंने एक इंटरव्यू में अपनी स्क्रीन को शो किया, पूरे वीक का 4 मिनट। बिल गेट्स अपने बच्चों को आईफोन, टैबलेट, आईपैड कुछ भी नहीं, उन्होंने जब उनके बच्चे छोटे थे उन्होंने कहा मैं कभी भी नहीं दूंगा। यही सेम वर्डिंग स्टीव जॉब्स की रही। तो ये बात अगर आप ऑडियंस को कह दो, अपनी पेरेंट्स को कह दो कि अगर ये एक तरीके से जहर की तरह काम कर रहा है आज। देखिए, मैं सही बताऊं, आज के दिन में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो मोबाइल फोन है। इट इज मोर देन अ ड्रग। मेरे 2 बेटे हैं, एक 6 साल का, एक 10 साल का है। कुछ टाइम पहले तक
वो दिन में 7 घंटे 8 घंटे 10 घंटे भी फ़ोन पे स्पेंड करते थे। ओ आई सी। और आज पोजीशन ये है कि वो 0 हो गया है। वो पेरेंटिंग है, मैंने देखा कि यहाँ गड़बड़ हो रहा है। धीरे धीरे मैंने उनको पहले बोला कि शाम को 7 बजे के बाद मोबाइल नहीं देखना है, धीरे धीरे उनकी आदत कम हुई, अब वो 0 पे आ गए हैं, बिल्कुल भी मोबाइल नहीं देखते हैं। इवन मेरी एकेडमी पे भी मैं बच्चों को यही सिखाता हूँ कि मोबाइल का यूज़ हमें कम से कम करना है। और मेरे कुछ स्पेसिफिक बैच बनते हैं सीए के, वहाँ हम बच्चों को फ़ोन अलाउ ही नहीं करते हैं, फ़ोन बंद करना पड़ता है बच्चों को अगर एकेडमी में एडमिशन लेना है तो। ये बढ़िया। एक लाइन में कोई लास्ट एडवाइस जो बच्चे अभी 10th पास करके आ रहे हैं या जो 12th के अभी एग्जाम्स दे रहे हैं? देखिए, एडवाइस यही है, लाइफ में बड़ा गोल बनाइए और उस बड़े गोल को अचीव करने के लिए जो भी काम करना पड़े उसको पॉजिटिव सोच के साथ आप करते रहिए, कामयाबी ज़रूर मिलेगी। चलो, आज का ये पॉडकास्ट डेफिनेटली उन सब के लिए हेल्पफुल रहा होगा, पेरेंट्स के लिए भी, बच्चों के लिए भी, जो इस समय 10th में और 12th क्लास में हैं। 10th में हो तो आपको पता लग गया 11th 12th में हमें क्या सब्जेक्ट लेना है, कॉमर्स क्यों लेनी चाहिए, इसके लिए फील्ड्स कितने हैं, इसमें सैलरी कितनी जाएंगी, जॉब कैसे रहेगी। और जो बच्चे 12th कर रहे हैं अभी, तो उनको ये पता है कि बाई चांस आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो सीए, सीएस और दूसरे ऑप्शंस की भी हमने बात की, कितने ऑप्शंस हैं। बाकी चीज़ों के लिए आप कमेंट सेक्शन में भी हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं सुनील जी को से डेफिनेटली कांटेक्ट में रहूँगा और जो भी आपके क्वेश्चंस आएंगे वो आपको आंसर भी करूँगा। थैंक यू।